स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 3 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का लेक्चर है ये। तो उनके सिलेबस में जूलॉजी के 3 पेपर हैं। जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है वो एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो पिछले कुछ दिनों में इस पेपर के कई सारे टॉपिक हम लोग YouTube पर अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर। आप लोग उस पेपर के संबंधित जो भी टॉपिक है वो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हो। फिर जो जूलॉजी का दूसरा पेपर है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी का है। तो उसके भी कुछ टॉपिक अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर। आज से हम बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी का जो तीसरा पेपर है आपका, ये अप्लाइड जूलॉजी अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र, ये एक पेपर है। तो अभी तक ये पेपर हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, तो आज इसी पेपर से हम शुरुआत करेंगे। तो इस पेपर का आज एक टॉपिक हम लोगों ने लिया है और टॉपिक है हमारा एपी कल्चर। हिंदी में इसे हम मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। कुछ पार्ट में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है। तो बात कर रहे हैं आज हम लोग एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन के बारे में। तो कुछ जानकारियां आज के इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कल से पॉइंट वाइज इस टॉपिक पे डिटेल चर्चा करेंगे। नंबर 1, पहली बात, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं आज, एपी कल्चर की, मधुमक्खी पालन की, तो ये क्या है, इस पे एक थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे। तो पहले मैं 3 महत्वों पे बात कर रहा हूं कि जो एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, जिसमें एक बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, या मैं कहूं व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खियों का संवर्धन या उनका पालन किया जाता है, तो उसी को हम एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात हुई कि व्यापारिक स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर अगर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, तो इसी को हम वैज्ञानिक शब्दावली में एपी कल्चर,
मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। अब जब एक बड़े स्तर पर हम ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो ऐसा हम किन उद्देश्यों को लेकर करते हैं, तो मैं पहला पॉइंट आज यही डिस्कस करूंगा कि आखिर एपीकल्चर या जो मधुमक्खी पालन है वो एक बड़े स्तर पर क्यों किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के महत्व क्या है या कौन से वो उद्देश्य हैं जिनको लेकर एक बड़े स्तर पर मधुमक्खियों का संवर्धन या उनका पालन किया जाता है। तो बात करते हैं नंबर 1, सबसे पहला जो प्रोडक्ट मधुमक्खी पालन से प्राप्त होता है उस प्रोडक्ट का नाम है हनी, शहद। आप सभी लोग शहद से, हनी से परिचित हैं। तो जो शहद है, हनी है, ये हमें मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाला एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद है। मधुमक्खियां जो कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके इंसेक्टा वर्ग की मेंबर हैं और ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, नेक्टर उसको इकट्ठा करती हैं और उस नेक्टर का उपयोग करके शहद का निर्माण करती हैं और अपने छत्ते के अंदर उस शहद को, उस हनी को वो इकट्ठा करती हैं। तो एपीकल्चर का जो पहला महत्व है वो है कि एपीकल्चर के द्वारा हमें शहद प्राप्त होता है। तो जो शहद है वो एपीकल्चर का एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद है और इस शहद का उपयोग एक नेचुरल स्वीटनर के रूप में, एक प्राकृतिक जो मीठा करने वाला प्रोडक्ट है ये, इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जो डायबिटिक, ऐसे मरीज जो मधुमेह से संबंधित हैं वो भी शहद का उपयोग कर सकते हैं। तो शहद के कई सारे चिकित्सकीय उपयोग हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका उपयोग होता है। तो ये शहद इसी एपीकल्चर का एक प्रोडक्ट है। तो अगर हमें शहद प्राप्त करनी है तो एपीकल्चर किया जाता है, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरी बात, दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बी वैक्स। हिंदी में इसे हम मधु मोम या सामान्यतः मोम के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों ने वैक्स मोम देखा हुआ है, उपयोग भी किया हुआ है। मधुमक्खियां अपना जो छत्ता बनाती हैं, ये कॉलोनियल इंसेक्ट है, बड़े बड़े आकार के छत्तों में रहने वाले कीट हैं।
तो मधुमक्खियों के द्वारा जो छत्ते बनाए जाते हैं, उन छत्तों के निर्माण में वो बी वैक्स, मधु मोम का उपयोग करते हैं। तो एपीकल्चर से जो दूसरा प्रोडक्ट, उत्पाद हमें प्राप्त होता है, वो है बी वैक्स, मधु मोम। इस मधु मोम के कई उपयोग हैं, जैसे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के निर्माण में इस बी वैक्स का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें मोम की प्राप्ति करनी है, मधु मोम चाहिए, बी वैक्स चाहिए, तो भी एपीकल्चर किया जाता है। तो मैंने बात की एपीकल्चर से संबंधित इन दो प्रोडक्ट की, शहद की, बी वैक्स की। तो इन दो प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए एक बड़े स्तर पर मधुमक्खियों का पालन सामान्यतः किया जाता है। तीसरी बात, यहां मैं बात कर रहा हूं कि जो मधुमक्खियां हैं, जब वो नेक्टर ग्रहण करती हैं, तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती है, और ऐसे में ये मधुमक्खियां काम करती हैं एक पोलिनेशन एजेंट का, एक परागण कारक का काम करती है, वाहक का काम करती है। और इस प्रकार जहां ये एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन हो रहा है, तो वहां पर जो भी फसल उगाई हुई है फार्म हाउस के अंदर, खेत के अंदर, तो वहां पर ये मधुमक्खियां पर परागण की क्रिया में एक एजेंट का, एक वाहक का कार्य करती हैं, और उस खेत की, उस फार्म हाउस की उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देती है। तो ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ये मिक्स फार्मिंग उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो मधुमक्खी पालन खेतों की जो उत्पादकता है हमारी, उसको भी इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो यहां मैंने बात की एपीकल्चर के महत्व की, या मधुमक्खी पालन किन उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है या किया जाता है। तो दो तो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं इससे, जिनके कई सारे उपयोग हैं, और तीसरी मैंने बात की कि ये मधुमक्खियां जिनका हम एपीकल्चर में पालन करते हैं, वो परागण के एक एजेंट, कारक के रूप में कार्य करती हैं और खेतों की उत्पादकता को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती है। तो अब अगर मैं एपीकल्चर को परिभाषित करना चाहूं कि हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे, तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि औद्योगिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर शहद तथा मधुमोम प्राप्त करने के उद्देश्य से मधुमक्खियों का पालन करना एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन कहलाता है। और ये तीन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है, या ऐसा कहूं कि एपीकल्चर के ये तीन महत्व होते हैं।
अब मैं बात करूंगा कि जिस जंतु का हम पालन कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है, तो उसे उस जंतु के बारे में, यानी हम यहां मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, हनी बी की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मधुमक्खी की वर्गीकृत स्थिति के बारे में। अंग्रेजी मैंने लिखा है सिस्टेमिक पोजीशन। तो डिस्कस करेंगे कि जिस जंतु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन से संघ का जंतु है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका जीनस क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी हनी बी की वर्गीकृत स्थिति के बारे में, इसकी सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में। तो नंबर 1, इसका फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा। तो मधुमक्खी संघ आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक सदस्य है। ये जिस वर्ग से, यानी जिस क्लास से संबंध रखता है वो है इंसेक्टा। तो जितने भी कीट है वो इसी में है, जिनमें 3 जोड़ी उपांग उपस्थित है। ऑर्डर मधुमक्खी का जो ऑर्डर है ये हाइमेनोप्टेरा गण या ऑर्डर से संबंधित है। फाइलम को हिंदी में संघ, क्लास को वर्ग, ऑर्डर को गण और जीनस को वंश कहा जाता है। मधुमक्खी का वंश एपिस है। तो ये एक वर्गीकृत स्थिति की मैंने बात की। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा और जीनस एपिस। तो ये एक वर्गीकृत स्थिति हमें पता होनी चाहिए जिस जंतु के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अगली मैं बात करूंगा कि मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी की कौन कौन सी प्रजातियां यानी स्पीशीज काम में ली जाती हैं। डिटेल इसके बारे में अपन लोग कल डिस्कस करेंगे कि कौन सी जातियां हैं और इनमें से वो जातियां कौन सी हैं जो एपीकल्चर की दृष्टि से उपयोगी है। मतलब उपयोगी वो होगी जिनसे ज्यादा शहद मिलता हो, बढ़िया क्वालिटी का बी वैक्स मिलता हो, तो ये डिसाइड किया जाएगा। तो मूल रूप से 4 स्पीशीज हैं इसकी। मैं नाम रिपीट कर देता हूं, कल डिटेल डिस्कस करेंगे। एपिस डॉर्सेटा, जिसे हम रॉक हनी बी के नाम से जानते हैं। जनरली वो चट्टानों पर, पहाड़ियों में मिलती हैं। तो पहली हो गई एपिस डॉर्सेटा। दूसरे नंबर पे आती है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को जनरली भारतीय मोना मक्खी, इंडियन मोना बी के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे एपिस फ्लोरिया है, जिसे भृंगा मक्खी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट नंबर पे एपिस मेलिफेरा आती है, जिसे यूरोपियन हनी बी के नाम से जानते हैं। तो ये 4 स्पीशीज हैं
डॉर्सेटा, इंडिका, फ्लोरिया, मेलिफेरा। कल डिटेल बात करेंगे इन चारों के बारे में और ये डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कल कि वो कौन सी स्पीशीज हैं जिन्हें प्राथमिकता से एपीकल्चर के लिए उपयोग में लिया जाता है। आई होप आज का जो लेक्चर था एपीकल्चर का इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।